हेलो गाइस एंड वेलकम टू द जय हिंद क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, बीज गणित का जितना भी कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको अलजेब्रा की सारी बेसिक नॉलेज आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी तरीके से मिलने वाली है। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो ही करिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Subscribe our channel and press the bell icon. देखेंगे कि अलजेब्रा या बीज गणित होता क्या है। जैसे कि आपने कहीं बार बहुत सी मैथ्स की बुक में ये देखा होगा कि आपको ऐसी इक्वेशन लिखी मिल जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई ये क्या है? ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर लिख दिए, यहाँ पे अक्षर लिख दिए हैं। तो जी हाँ, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अक्षर है उनको द्वारा जो नंबरों को शो किया जाता है वही अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा की जो डेफिनेशन या परिभाषा होती है वो वही होती है कि संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त करना। जहाँ पर हम संख्याओं को अक्षरों द्वारा ए एक्स बी एक्स सी वगैरह द्वारा हम व्यक्त करते हैं वही होता है हमारा अलजेब्रा। अब आइए उनके कुछ मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अलजेब्रा की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला होता है पद, टर्म, इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में पद बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में टर्म। दूसरा बहुपद, पॉलिनोमियल्स, व्यंजक, एक्सप्रेशन, समीकरण, इक्वेशन, ये सब चीज़ें आखिर होती क्या है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया ए एक्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? ए एक्स लिख दिया। या फिर मैंने यूँ लिख दिया 5x लिख दिया, 6x लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया। ये एक पद हुआ। ये क्या हुआ? एक प्रकार की टर्म हुई, सिंगल टर्म। जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर 5x के साथ अगर कुछ जोड़ देता हूँ, 5x प्लस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया 6x, तो यहाँ पर 2 टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई? 2 टर्म आ गई। या फिर मैं यूँ कहूँ, मैंने ये जोड़ दिया 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अगर मैं कोई इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन को मैं शो करता हूँ इस प्रकार, और मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर कितनी टर्म्स है, अगर मैं इसको गिनूँ तो यहाँ पर 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? यहाँ पर 3 पद है। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूँ तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 5x और ये हो गया 7। तो ये जो 6x स्क्वायर है वो इसका एक सिंगल टर्म हुआ, 5x भी इसका सिंगल टर्म हुआ, 7 भी एक टर्म हुआ। तो यहाँ पर कितने पद है, कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो पद किसको कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जो एक्सप्रेशन में सिंगल सिंगल जो पद होते हैं, जो टर्म होता है, वो एक प्रकार की टर्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। इसके नाम से ही हमको आधा नॉलेज तो हो जाना चाहिए। बहुपद, बहु का मतलब होता है एक से अधिक या बहुत ज़्यादा, और पद का मतलब तो टर्म होता है। तो बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद जहाँ पर हो वो हो गया बहुपद। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 5x स्क्वायर, मेरे पास ये एक सिंगल टर्म है। दूसरी टर्म मेरे पास आ गई 6x, तो मेरे पास 2 टर्म हो गई। अगर ये यहाँ पे तो मैंने अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, अगर मैं इनको या तो जोड़ दूँ या फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बहुपद बन जाएगी। जैसे कि इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब ये सिंगल टर्म ना रहा। पहले तो ये सिंगल टर्म में था, 5x स्क्वायर एक अकेला टर्म था खुद, लेकिन जब वह 5x स्क्वायर 6x के साथ अगर जुड़ गया, वो जैसे ही ये इसके साथ ऐड हो गया, ये एक प्रकार का क्या बन गया? पॉलिनोमियल्स बन गया, बहुपद बन गया। बहुपद इसलिए बना क्योंकि 2 पद उसके अंदर ऐड हो गए। और ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 ही पद ऐड रहेंगे, कितना भी लंबा कितने भी पद हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि बहुपद के अंदर एक से अधिक पद होने चाहिए। एक से अधिक कितने भी पद हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। कितना भी बड़ा लिखो, ये एक प्रकार का हो गया हमारा बहुपद।
पद हो गया। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यंजक को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो मैं यहाँ पर एक बहुपद लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7x² प्लस 2x प्लस 3। ये तो एक प्रकार का बहुपद है, अभी हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, अभी ये इक्वेशन नहीं है, अभी ये एक प्रकार का बहुपद है। इसमें जो 3 प्रकार की टर्म ऐड हुई है, 7x² अलग टर्म है, 2x अलग टर्म है और 3 भी अलग टर्म है, इनको ऐड कर दिया तो ये बहुपद बन गया, पॉलिनोमियल्स बन गया, बहुपद बन गया। लेकिन अब इसको अगर इक्वेशन बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो किसी भी बहुपद को अगर इक्वेशन बनाना हो तो इसके बराबर में लगा दो 0। किसी भी बहुपद के आगे हम इसके बराबर में अगर 0 लगा देते हैं तो वो बहुपद ना रहकर वो एक बन जाती है इक्वेशन। क्या बन जाता है? वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन किसको कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, मैं यहाँ पे जैसे कि लिख दूँ 6x प्लस 4, आप इसको क्या बोलेंगे? क्या ये इक्वेशन है? जी नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक बहुपद है, ये पॉलिनोमियल्स है। और जैसे ही मैं इसके बराबर में 0 लगा देता हूँ तो ये बहुपद ना रहकर ये बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब बात रही व्यंजक किसको कहते हैं। तो कोई भी बहुपद अगर दिया गया हो और अगर इसका जो बराबर में हमने इक्वेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 0 लगाया है, उस 0 को हम हटाकर उसको हम बोल दे कि p ऑफ x, मतलब ये किसी का फंक्शन समीकरण अगर इसको बोल दे, ये थोड़ा समझना मुश्किल है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर इसके बराबर में px लिख दिया, मतलब यहाँ पर 0 ना लिख के मैंने ये बता दिया है कि ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा वो x के पदों में है। किसके पद में है? x के पद में। अगर मैं यहाँ यूँ लिख दूँ p ऑफ y, इसका मतलब जो इसके आगे जो हम इक्वेशन लिखेंगे या इसके आगे जो बहुपद लिखेंगे उसके जो चर होंगे वो होना चाहिए उसके y के पद में। पूरी की पूरी जो बहुपद है वो y के पद में आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x के पद में आ रही थी तो हमने यहाँ लिखा था p ऑफ x, मतलब पूरा का पूरा बहुपद जो पीछे वाला है वो किसके पद में आना चाहिए? x के पद में आना चाहिए। ये बाउंडेशन है एक प्रकार का। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ p ऑफ y इज इक्वल टू, तो आगे का जो बहुपद है वो y की टर्म में आना चाहिए। जैसे कि 6y² प्लस 5y प्लस 8, तो किसकी टर्म में आना चाहिए? ये y की टर्म में। तो यहाँ पर ये शो करता है कि ये जो आगे का जो बहुपद मैंने ये लिखा हुआ है वो किसकी टर्म में आएगा। और आगे अगर हम px, py, pz इत्यादि इत्यादि etc हम अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा हो जाएगा व्यंजक। क्या हो जाएगा? व्यंजक। चारों पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब एक और लास्ट बात जो बेसिक कंसेप्ट में बची है वो होती है चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर वो टर्म्स होती है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x, तो यहाँ पर जो x है वो तो हमारा हो गया चर और जो 5 है वो हमारा हो गया अचर। मतलब अचर उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी बदलती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अचर कौन है? यहाँ पे हमारा अचर है 5 और 5 की वैल्यू क्या कभी बदल सकती है? जी नहीं, 5 की वैल्यू तो 5 ही होती है, 5 की वैल्यू कैसे बदल सकती है? लेकिन यहाँ पर x है उसकी वैल्यू बदल सकती है। हाँ, यहाँ x की जगह 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 100, 110 कुछ भी आ सकता है। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ सकती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे चर बोलेंगे और यहाँ पर 5 को बोलेंगे अचर, कांस्टेंट बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चर अचर भी समझ में आ गया होगा। पद किसको कहते हैं? टर्म, वो भी समझ में आ गया होगा। बहुपद जो एक से अधिक टर्म होती है। व्यंजक एक्सप्रेशन जहाँ पर फंक्शन किस चीज़ का है अगर वो हमें बताएं तो वो हो गया एक्सप्रेशन। और समीकरण जो किसी भी बहुपद के इज इक्वल टू में 0 लगा दे तो वो बन जाता है एक प्रकार का इक्वेशन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा।
और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है जल्दी कीजिए। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसको आइए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।